ये कांग्रेसी जनसंघी भी कहे जाते थे अटल जी की तरफ। तो इनका कांग्रेस में बहुत अच्छा पैठ था, ये नेहरू जी के अभिन्न माने जाते थे। जी। ऐसी हस्ती के बारे में सुन रहा हूँ जिसके बारे में लोग आज जानते नहीं, और ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। संघ भी और भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर मुद्दे को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी के नेताओं ने विवादित ढांचे के टूटने का विरोध भी किया। आरक्षण हटाने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आरक्षण होना चाहिए इस देश में। करीबी हटाने को लेकर के आरक्षण होना चाहिए। श्री चंपत जी को 3 महीना पहले से पता था मंदिर से बहुमूल्य वस्तुओं को संपत्त किया जा रहा है। बिना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परिवर्तन नहीं आ पाएगा। जनसंघ की विचारधारा, जनसंघ का चिंतन है कि इस देश को जो प्रतिनिधित्व मिले वो युवा प्रतिनिधित्व मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर मैं बात करता हूं देश की, समाज की, जातिगत न्याय की, सामाजिक न्याय की, धार्मिक न्याय की। इस देश में 1947 के बाद से ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, लेकिन इस कांग्रेस को चुनौती देने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनी भारतीय जनसंघ, जो हिंदूवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रभावित करती थी। लेकिन आज हमारी जेनजी भारतीय जनसंघ के बारे में बहुत कम जानती है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ही हिंदूवादी और राष्ट्रवादी पार्टी बन गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अभी के जो वर्तमान कार्य हो रहे हैं, उससे शंका होती है कि ये सच में हिंदूवादी पार्टी है। इस बीच जब मैं इन्हीं सब बातों पर रिसर्च कर रहा था, तब मेरी मुलाकात हुई कुलदीप पांडे जी से। मुझे उनके बारे में पता चला। मैं उनसे ये जानना चाहा कि भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में क्या संबंध है। तो उनका भी ये मानना है कि अब इस देश की जेनजी को ये पता चलना चाहिए कि भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में क्या संबंध है, और सच में हिंदूवादी पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी, असली पार्टी कौन है। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट, उत्तर प्रदेश के जनसंघ के अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी का। सभी को नमस्कार। सियाराम सर, इस देश की जेनजी को, नई जनरेशन को ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में क्या संबंध है। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि ये तीनों एक ही हैं और एकमात्र राजनीतिक विकल्प इस वक्त जो है हमारे पास, हिंदूवादी राजनीतिक विकल्प, वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाएं कि इन तीनों में क्या संबंध है और असल में हिंदूवादी पार्टी कौन है। जी, इसमें विषय, जैसे हम शुरुआत से अगर प्रारंभ से वो करें कि जब भारत देश आजाद होता है, आजाद होने के पश्चात कांग्रेस का गठन होता है। उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में एक मुख्यमंत्री रहते हैं जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होते हैं। इंडस्ट्री का उनका मंत्रालय उनके पास रहता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कांग्रेस में और श्री नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में वो मंत्री रहते हैं। लेकिन नेहरू जी के कुछ कार्यकलाप जो कि देश विरोधी लगे, और जहां की स्वयं श्री मुखर्जी जी जो थे वो राष्ट्र प्रेमी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो इस राष्ट्र प्रेम ने क्या किया, राष्ट्र प्रेम ने उनको जो चीज अनुचित लगा, उन्होंने नेहरू जी को समझाया कि एकदम गलत है, राष्ट्र के विरुद्ध है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्होंने अपना मंत्रालय या मंत्री पद जो है उस पर उन्होंने इस्तीफा दे करके मुखर्जी जी ने नई पार्टी बनाने की बात चिंतन की और नई पार्टी बनाने की ओर अग्रसर हुए। जहां इन्होंने संघ से भी निवेदन किया कि हमको जो है एक जो है अपनी तरफ से 2 कार्यकर्ता दीजिए, मैं पार्टी बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर संघ ने थोड़ा सा वो किया कि कैसे मदद किया जाए। तो उसके बाद एक नाम निकल के आता है भारतीय जनसंघ। श्री मुखर्जी जी ने जब भारतीय जनसंघ नाम दिया कि हम ये इस नाम से पार्टी बनाएंगे, तो संघ के नाम से रिलेट होने लगा कि भारतीय जनसंघ है। और संघ ने अपने 2 कार्यकर्ता श्री मुखर्जी जी को दिए कि आप पार्टी बनाइए और आगे चलिए। संघ ने इस विचारधारा से जनसंघ को अपने 2 कार्यकर्ता इसलिए दिए थे कि कहीं ना कहीं आगे चलकर यह पार्टी हमारे हिसाब से कार्य करने लगी। लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी जानकारियां मिली कि जब मुखर्जी जी और 3 जन जो थे, मैं तीनों जन का नाम बताना चाहता हूँ, ये तीनों संस्थापक सदस्य रहे हैं जनसंघ के। मुखर्जी जी थे और श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे और श्री प्रोफेसर बलराज मधोक जी थे, जिनका नाम कोई आज के समय में बहुत ना के बराबर जनसंघ के नाम से उनका नाम जोड़ा जाता है। लेकिन जनसंघ के उस समय के सबसे प्रखर वक्ता और सबसे बड़े नेताओं में से आप रहे हैं, क्योंकि दुर्भाग्य रहा कि एक समय काल में ही हमारे जो बड़े नेता थे, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, इनकी हत्या हो जाती है जम्मू कश्मीर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हो जाती है, जो सबको पता है। उसके बाद बचते एक ही संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने जनसंघ को
बरकरार रखने का या जीवित रखने का प्रयास किया। तो इसमें ऐसा होता है कि जब ये दोनों संघ के जो दोनों कार्यकर्ता हैं, जब वो जनसंघ में आते हैं, जनसंघ की विचारधारा समझते हैं, जनसंघ को जानते हैं, तो उसके बाद इन्हें एहसास होता है कि हमें किसी के अधीन चलने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर वास्तविकता में जनसंघ की मूल विचारधारा को जीवित रखना है, जागृत रखना है, तो हमें इसे अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। और इन्हीं व्यवहार की वजह से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यवहार की वजह से और मधोक जी के व्यवहार की वजह से, क्योंकि श्यामा प्रसाद जी का 50 में 51 में जनसंघ बनी और लगभग 51 में ही उनकी हत्या हो गई थी। तो इनके व्यवहार की वजह से संघ इनसे कटने लगा और संघ ने कहीं ना कहीं एक समय में लक्ष्य बनाया कि जनसंघ को समाप्त कर दिया जाए, और वहीं जाकर के जनसंघ जो है जब आप आरएसएस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं। जी जी जी, आरएसएस की बात करते हैं जी। और उसके बाद संघ ने जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रोफेसर मधोक जी की जोड़ी एक समय में इतनी मतलब मजबूत हुई, इतनी मधुर जोड़ी बनी कि इनके जब ये दोनों जन राजनीति में थे, तो उस समय जनसंघ को 35 सांसद मिले थे। ये 1967 के आसपास की बात है। और उसके बाद फिर आपातकाल आता है और उसके बाद सबसे बड़ा मौका मिलता है जनसंघ को समाप्त करने का। तो संघ फिर ये होता है कि संघ के प्रभाव से जनसंघ में जबरदस्ती दो लोगों का स्वागत होता है, जिन लोगों का विरोध श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे कि मैं ऐसे लोगों को संगठन में नहीं लाना चाहता हूं जिनकी वजह से मेरी संगठन की छवि खराब हो या संगठन के प्रति प्रश्न उठे। इसमें नाम आ जाता है आज के समय में बहुत बड़े नेताओं में से हैं श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी। तो ये संघ के प्रभाव से ये जनसंघ में बड़े बड़े नेताओं को नजरअंदाज करते हुए इनको पद मिलता है, और उसके बाद जैसे इनको पद मिलता है, जो चिंतन श्री उपाध्याय जी का था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, कि ऐसे लोग जब जुड़ेंगे तो संगठन के ऊपर आक्षेप लग सकता है, और वही अंतिम विराम लग गया संगठन के ऊपर कि उसके बाद जनसंघ का विलय जो है जनता पार्टी में हो जाता है। कई पार्टियां विलय करती हैं और उसके बाद जब जनता पार्टी टूटती है दोहरी सदस्यता की वजह से, तो उसमें से जब संघ के लोग जो जनसंघ के लोग जो अलग होते हैं, जनसंघ के लोग जब अलग होते हैं, तो उसमें वहां निर्णय लिया जाता है, क्योंकि जनता पार्टी के टूटने से पहले ही प्रोफेसर मधोक जी को जनता पार्टी के कार्यकलाप बहुत सही नहीं लगे, तो उन्होंने 1979 में ही जनसंघ को बना लिया और जनसंघ को वो चला रहे हैं। उसके बाद जनता पार्टी जैसे टूटती है तो उसके बाद फिर जनसंघ के और पदाधिकारी जो सब निकलते हैं एक साथ, तो ये होता है कि बैठक होती है, तो उसमें ये होता है कि जनसंघ अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मधोक जी कहते हैं कि आप जनसंघ को जो है आप आगे लेकर के चलिए। तो उसमें बैठक में यह निर्णय ये लोग यह प्रश्न रखते हैं कि जनसंघ से कोई जुड़ना नहीं चाहता और वजह सिर्फ आप हैं। तो उसमें मधोक जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, बलराज मधोक जी, कि मेरी आवश्यकता है कि जनसंघ को समाप्त न किया जाए, जनसंघ को जीवित रखा जाए। मेरा सिर्फ इतनी ही मतलब मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि जनसंघ की ही मात्र एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे भारत को सबसे आगे लेके जा सकती है, और इसके इधर कोई भी विचारधारा इस देश को विकासशील नहीं बना सकती। और उसके बाद में विरोध यह हो जाता है कि भाई हम जो है आपकी वजह से, आपकी पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता है, तो ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, बस आप लोग जनसंघ को संभालने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। तो फिर उसके बाद यह विषय उठाते हैं श्री अटल जी कि अब जनता पार्टी टूटी है तो अब भारतीय जनता पार्टी बनेगी। जनसंघ की कट्टरवादी छवि से दूर होकर के, हिंदूवादी कट्टरवादी छवि से दूर होकर के हम सकारात्मक समाजवाद और गांधीवाद के चिंतन पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करेंगे। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है, न कि हिंदुत्व के चिंतन पर। अच्छा, आज समाज में जिस स्तर का भ्रम फैला हुआ है, हम जिस पार्टी को हिंदूवादी पार्टी बता रहे हैं, वो पार्टी वास्तविकता में समाजवादी और गांधीवादी प्रवृत्ति की पार्टी रही। उसकी स्थापना, उसकी विचारधारा ही यही रही, और आज आप देखेंगे तो ये उसी विचारधारा पर काम कर रही है। हाँ, यही परिचय है जनसंघ का। और पहले भारतीय जनसंघ थी, उसके बाद जब जनसंघ के तीसरे संस्थापक सदस्य जीवित थे, तो उन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ करके पुनः पार्टी को जो है बनाया और उसके बाद उसको चलाने लगे।
और उसके बाद निरंतर अब तक जनसंघ चल रही है और चुनाव लड़ रही है सन 90 से। ये सब बातें जो आपने बताई, मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी आधी से ज्यादा जनता जो पॉलिटिकली अवेयर है, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं जानती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कांग्रेस से आकर और नेहरू के विरोध में उन्होंने ये बनाया, लेकिन उसके बाद जो वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में जो विचार थे उनके, या पंडित दीनदयाल जी के, उसके बावजूद जनसंघ में इन दोनों की एंट्री हुई। और उसके बाद जो आपने अंत में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि हम कट्टर हिंदूवादी विचारधारा से हटकर समाजवाद और गांधीवाद की राजनीति करना चाहते हैं, ये बात किसी को नहीं पता है, ये आज मैंने पहली बार सुना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे एक बात बताइए सर। 99% लोगों को नहीं पता है, हाँ, सिर्फ 1% जानते हैं। जो प्रोफेसर बलराज मधोक जी को जानते होंगे आज भी, तो वही जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता इन सब विषयों को। सर, मैं राजनीतिक चीजों को थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन मैंने बलराज जी के बारे में भी ज्यादा नहीं सुना है। मैं सिर्फ दीनदयाल बिल्कुल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम सुनता हूं मोदी जी के मुंह से, कभी मैंने बलराज जी का नाम कभी नहीं सुना उनके मुंह से। मुझे एक दो डाउट है सर। अब आप कह रहे हैं कि शुरुआत तो संघ से हुई थी, संघ ने ही अपने 2 कार्यकर्ता दिए थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने। मैं आरएसएस बोलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। आरएसएस ने इस चीज को नहीं देखा कि क्या कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी जनसंघ के साथ, या फिर मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेज करता हूं, क्या आरएसएस भी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारधारा से सहमत थी और उन्होंने जनसंघ को धोखे में रखकर बनाया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ ये धोखा आरएसएस की तरफ से हुआ है? नहीं, इसमें चीजें क्या हुई, इसमें उस समय संघ में भी बहुत बड़े बदलाव हुए। और जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, तो पंडित संघ में जो सरसंघ चालक थे, वो भी क्या कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बहुत प्रिय थे, मतलब वो उनको बहुत प्रिय मानते थे उपाध्याय जी को। तो उस समय तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे संघ के सरसंघ चालक पद से हटते हैं और उसके बाद में वो क्या कहते हैं कि पद पर जाते हैं, मतलब कि दूसरा कोई आता है पद पर, तो उसके बाद से इनकी व्यवस्थाएं खुलती है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अटल जी को पार्टी में लेने के विषय में तो स्पष्ट रूप से उन्होंने ये चीज कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टी में नहीं लेना चाहता हूं जिसकी वजह से मेरी पार्टी की छवि खराब हो। ये ऐसा इतना बड़ा विषय उन्होंने रखा था। और वास्तविकता में अंत में यही हुआ कि ऐसे समीकरण बनते चले गए, नानाजी देशमुख का इन्वॉल्वमेंट आया और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी कि जहां संघ के मूल जो प्रचारक रहे उस समय पंडित दीनदयाल, ये उस समय ये मधोक जी जीवित थे, उस समय उपाध्याय जी की हत्या हो गई थी, तो मधोक जी जीवित थे, तो मधोक जी का भी प्रभाव बगल करके जो बड़े नेता उस समय थे कि जिनको उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना करके ये संघ का प्रभाव रहा उस समय में कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जनता पार्टी के, जो जनता पार्टी बनी। हाँ, ये इसके सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जनसंघ का। अच्छा, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी आते हैं। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं 1973 से 1977 के बीच में। और 77 के बाद में क्या कहते हैं कि ये विलय हो जाता है, जनता पार्टी बनती है। और जनता पार्टी बनने के बाद जनसंघ का और कई सारी पार्टियों का विलय होता है और सब लोग, एक चुनाव निशान होता है हलधर किसान, उस चुनाव निशान पर सब लोग पूरे देश की सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। और ये गठबंधन बहुत लंबा नहीं चलता है, ये बहुत जल्दी टूट भी जाता है। सर, एक बात बताइए, एक आरोप लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कि इन्होंने बहुत सालों तक राष्ट्रीय तिरंगे को नहीं फहराया, लगभग 50 सालों तक आजादी के बाद। जनसंघ का क्या विचार था इसमें? जब तक जनता पार्टी नहीं बनी थी तब तक। देखिए, जनसंघ का, देखिए उस समय का विचार मैं बहुत स्पष्ट रूप से नहीं जानता, क्योंकि प्रश्न अब उठने शुरू हुए हैं कि संघ ने बहुत दिन क्या कहते हैं कि तिरंगे को नहीं फहराया। और इसका प्रश्न का उत्तर तो मैं इसलिए नहीं दे सकता हूं, या भारतीय जनसंघ की तरफ से मैं इसलिए नहीं दे सकता हूं, एक अलग है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और भारतीय जनसंघ जो है, अखिल भारतीय जनसंघ जो है, ये एक राजनीतिक दल है। तो
वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व इन विषयों पर उत्तर दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब जनता पार्टी में विलय हुआ जनसंघ का, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है भारतीय राजनीति में। उसके बाद जेपी आंदोलन भी उसके बाद ही हुआ है शायद, फिर कई समाजवादी लोग भी आए हैं। वो जेपी आंदोलन का ही प्रभाव था कि जनता पार्टी बनी। अच्छा, अब सर एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर जेपी आंदोलन के बाद के लिए। इतनी सारी पार्टियां हैं, हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं सर। मैं स्वयं बिहार से हूँ, बहुत सारे नेता उभरे, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान जी, और भी बहुत सारे लोग। आज की डेट में अगर हम जो जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, कांग्रेस है। जनसंघ का नाम हमने नहीं सुना सर। मुझे आपके थ्रू ही पता चला, मतलब मैंने ये मान लिया था कि राजनीतिक पार्टियां यही है अभी उत्तर भारत में इस तरह की, और भी हैं, लेकिन मैं इस विचारधारा से रिलेटेड पार्टियों के नाम लिया है मैंने। कहाँ थे आप लोग इतने दिनों तक, और किसने दोबारा इसको रिवाइव किया? इसको रिवाइव करने में तो हाँ, जनसंघ के तीसरे संस्थापक सदस्य जो कि जीवित थे उस समय, प्रोफेसर बलराज मधोक, मैंने बताया था, तो उन्होंने ही जनसंघ को जारी रखा, जनसंघ को समाप्त नहीं होने दिया। और जहां तक कि अटल जी की और मधोक जी की एक बात को लेकर के क्या कहते हैं, बात छिड़ गई थी, मतलब ठन गई थी, तो प्रयास यह किया गया कि जनसंघ को, जब एक बार जनसंघ समाप्त हो गया है तो इसे पुनः खड़ा नहीं किया जाए। और अटल जी का एक संबंध, ये कांग्रेसी जनसंघ ही भी कहे जाते थे अटल जी एक तरफ से एक समय में। हाँ, तो इनका कांग्रेस में बहुत अच्छा पैठ था, ये नेहरू जी के अभिन्न माने जाते थे। तो इनका वो जो प्रभाव था ना, उस प्रभाव ने इतना प्रेशर कर दिया प्रोफेसर बलराज मधोक जी के ऊपर, उनकी राजनीति पर, जनसंघ के ऊपर, जनसंघ की राजनीति पर, कि प्रोफेसर मधोक जी की भी राजनीतिक हत्या हो गई, जो एक समय में सांसद रहा है लगातार 2 बार 3 बार, जिनकी मेहनत से जनसंघ में 35 सांसद बने, 7 प्रदेशों में मिली-जुली सरकार रहा करती थी जिनके प्रभाव से। और वही व्यक्ति एक दिन जो है एकदम से गायब हो जाता है पूरी राजनीति। यह राजनीतिक हत्या उनकी करवाई गई। और अंततोगत्वा जनसंघ के, देखिए, जनसंघ के बहुतायत कार्यकर्ता, उन्होंने उगते हुए सूरज को प्रणाम करना पसंद किया, डूबते हुए को नहीं। और प्रोफेसर मधोक जी स्वयं में इतने बड़े चेहरा थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहली चीज तो प्रोफेसर मधोक जी जाते नहीं उनके साथ, क्योंकि उनकी विचारधारा जनसंघ की मूल विचारधारा के इतर थी। वो उनके साथ जाते नहीं। अगर वो मधोक जी को लेकर के भी चले जाते तो उनकी छवि छोटी हो जाती, अटल जी की, अडवाणी जी की, क्योंकि मधोक जी का एक समय में इतना प्रभाव रहा कि अगर 100 पत्रकार किसी तीसरे व्यक्ति के साथ खड़े हैं और मधोक जी दिख जाएं, तो वो 100 के 100 पत्रकार छोड़ करके मधोक जी के पास चले जाते थे उनसे प्रश्न करने के। वो प्रभाव रहा उनका, वो उनके सामने हर व्यक्ति बहुत छोटा सा था। तो ये चीज, ऐसी हस्ती के बारे में सुन रहा हूं जिसके बारे में लोग आज जानते नहीं है, और ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है सर। राजनीतिक हत्या का प्रभाव देखिए ना क्या होता है, शून्य, पूरा सब कुछ शून्य। लेकिन इन्होंने अपने हौसले को खत्म नहीं किया। देश के लिए ये पार्टी जरूरी है, ये बोल करके इन्होंने इस पार्टी को समाप्त नहीं होने दिया, इस पार्टी की विचारधारा को समाप्त नहीं होने दिया। इन्होंने, इनकी अपनी 2 बेटियां थी। कितनी थी? 2 बेटियां थी बलराज मधोक जी की। हाँ, इनकी 2 बेटियां थी, आज भी हैं। इन्होंने देश को अच्छी विचारधारा, देश को विकासशील पार्टी देने के लिए, उस पार्टी को जीवित करने के लिए इन्होंने यहां तक कि अपनी बेटियों या अपने परिवारों का चिंतन ही नहीं किया। इस स्तर का इन्होंने बलिदान दिया है अपने जीवन में। अभी हाल में 2016 में इनका देहांत हुआ, और वर्तमान सरकार की सारी कार्यकारिणी इनके, जब ये पंचतत्व में विलीन हुए हैं, तो इनके घर गई थी संबल देने के। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा जानते हैं? 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में। और प्रोफेसर होने के बाद जैसे ही अटल जी की सरकार बनती है, दोनों बेटियों को निकाल दिया जाता है पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, पार्टी से नहीं निकाला जाता है। ये प्रोफेसर थी ना यूनिवर्सिटी में, नौकरी से हटा दिया, उनकी जॉब चली जाती है। उनकी जॉब चली जाती है। इस स्तर का द्वेष था।
और बड़ा मतलब ये कष्टदायक है, क्योंकि किसी का जीवन यापन चल रहा है, तुम उसका भी जीवन बर्बाद करने में लगे हो। आज उनकी उम्र मेरे ख्याल से 65-70 साल के आसपास होगी, दोनों बहनों की। तो मैं ये एक ऐसी हस्ती रहे हैं ना, जिन्होंने इस देश को एक अलग स्तर की विचारधारा दी। हमने बहुत समय तक मुखर्जी जी को नहीं सुना, हमने बहुत समय तक उपाध्याय जी को नहीं देखा, लेकिन वास्तविकता में दोनों जन का समन्वय जो है वो मधोक जी थे। अटल जी की किताब में लिखा हुआ है कि ये कश्मीर छोड़ने के लिए गए थे मुखर्जी जी को। ऐसा वर्तमान सरकार के जो नेता है वो बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में कश्मीर छोड़ने ले जाने वाले व्यक्ति जो थे वो मधोक जी थे। और क्रेडिट अटल बिहारी जी को मिल रहा है। अटल बिहारी जी उस समय पार्टी में ही नहीं थे, तो कहां से कश्मीर छोड़ने चले जाएंगे भाई साहब? समझ रहे ना, पार्टी का कार्यकर्ता ही तो किसी अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर के जाएगा। इतना भ्रम, इस स्तर का भ्रम फैलाया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, जब आप ये बोल रहे हैं इतनी सारी बातें, तो मैं उस पर एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। राम मंदिर आंदोलन में जनसंघ का क्या योगदान है? भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? क्या दोनों मिलकर काम कर रहे थे? और विश्व हिंदू परिषद से के बारे में क्या आप लोगों को कुछ जानकारी है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, क्योंकि मैं इसके बाद राम मंदिर में जो चोरी हुई है, चंदा चोरी, उस पर आने वाला हूं। तो उससे पहले मैं ये जान लेना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या योगदान है और भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है। भारत की सदन में सबसे पहले अगर राम मंदिर का मुद्दा उठा, राम मंदिर के नाम, श्री राम जी के नाम की गूंज उठी, तो वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति था जिन्होंने राम मंदिर बनवाने की बात कही थी। वो थे स्वयं प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने, और उन्होंने प्रखरता से उन्होंने इस विषय को रखा था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। गौरक्षा की बात प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने की थी सदन में, कि पहली बार सबसे पहली बार जनसंघ ने मुद्दा उठाया था राम मंदिर को लेकर। तो इसमें जनसंघ के बहुत कार्यकर्ता बहुत लंबे समय तक नहीं रहे, तो जनसंघ का एक तरह से योगदान बहुत लंबा नहीं रहा। लेकिन वास्तविकता में जब कोई चर्चा सदन में होने लगती है ना, तो वो हो जाता है कि भाई चिंगारी, मतलब उस सूखे फूस में चिंगारी किसने लगाई थी, तो वो चिंगारी लगाने वाला नेता जनसंघ का था। और उसके बाद फिर और संत महात्मा वो सब चाहते थे श्री राम मंदिर का निर्माण हो, और श्री राम मंदिर का निर्माण होना ये एक कहीं ना कहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी, तो इसमें इन्होंने समाजवादी और गांधीवादी की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तो इन्होंने ये 1986 तक उस विचारधारा को मजबूती से लेकर के चले कि हम सेक्युलर बन के चलेंगे। और जब देखे कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, 80 से लेकर के 86 तक हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे 2 से ज्यादा सदन में हमारे नेता नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपनी विचारधारा को, जो मधोक जी ने कहा था कि जनसंघ की ही मूल विचारधारा इस देश में परिवर्तन लेकर के आएगी, उस विचारधारा पर चलने का शुरू किया। तब जाकर के इन्हें पता चला कि राम मंदिर मुद्दे को खड़ी करने की बात। सबसे बड़ा विषय मैं आपको बताता हूं कि संघ भी और भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर मुद्दे को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी। वह डरती थी कि अगर हम राम मंदिर मुद्दा को हाथ लगाएंगे तो हमारा जो सेक्युलरिज्म का ठप्पा है वो हट जाएगा और हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की कृपा दृष्टि है। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का प्रभाव था कि सब जगह से मनाही होने के बाद, उन संतों का प्रभाव था जो चाहते थे राम मंदिर बन जाए, सब जगह से मनाही होने के बाद श्रद्धेय अशोक जी वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, किसी को आना है तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब माहौल बनना शुरू होता है, होड़ लगनी शुरू होती है, तो उस होड़ को देखने के बाद इन्हें एहसास होता है कि अब हमें चलना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए। तो उस लालच में, वो हिंदुत्व की लालच में थोड़ी है, सेक्युलर विचारधारा की पार्टी, गांधीवादी विचारधारा की पार्टी, वो क्यों हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहेगी, जो क्यों राम मंदिर की बात करना चाहेगी। एक किताब तो ये प्रभाव रहा। एक किताब है, शीतला सिंह है, वो हो सकता है, मैं नहीं जानता वो किस विचारधारा के हैं, पर उन्होंने एक आरोप लगाया था अपनी किताब में कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार तैयार हो गई थी और
शायद वो विवादित ढांचा जो था बाबरी मस्जिद, उसको कहीं और स्थापित करने की बात चल रही थी, ट्रांसफर करने की, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और उनका ये कहना था कि तब अशोक सिंघल जी ने, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये प्लान ठीक है, क्योंकि कुछ दंगा वंगा नहीं भड़केगा, सब कुछ शांति से हो जाएगा। तब आरएसएस ने उनको डांट लगाई थी कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये अब आंदोलन बड़ा बनता जा रहा है और देश की जनता इससे जुड़ती जा रही है, और इसलिए अगर तुमने अभी इनके प्लान को एक्सेप्ट कर लिया कि राम मंदिर बन जाएगा और विवादित ढांचा या बाबरी मस्जिद जो है उसको कहीं और स्थापित कर दिया जाएगा, तो राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने के लिए, सत्ता के तक पहुंचने के लिए जो हमारा रास्ता खुला है ये बंद हो जाएगा। तुमने इस आंदोलन की भी हत्या की है और हमारी भी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर रहे हो। ये एक ऐसी किताब से है जो व्यक्ति पे मैं भरोसा ज्यादा नहीं करता, ना मैं उनकी विचारधारा को जानता हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ भी सच्चाई है, कुछ ऐसा आपको आइडिया है? मैंने आपको कोई बात बता दी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बात बताई थी, ये लगभग उन विषयों से रिलेट हो रहा है। मैं इस किताब को नहीं जानता हूँ, मुझे जो मेरे शीर्ष नेतृत्व ने बताया, समझाया, मैं उन विषयों को सुन करके मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रोफेसर बलराज मधोक जी की एक किताब है, उस किताब को पढ़ करके मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने सदन में जब विषय रखी थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारा राम मंदिर बने, मुसलमानों का जो विवादित ढांचा है उसे हटा करके मुसलमानों को दूसरी मस्जिद के लिए अलग स्थान दे दिया जाए, ये उन्होंने पैरवी की थी सदन में। तो मधोक जी का स्टैंड एकदम क्लियर था। और इस किताब के विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं बस यही कहूंगा कि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने, ये जो दो फोटो मेरे दाहिने और बाएं हैं, मेरे चेहरे से छिप रहे हैं मधोक जी की फोटो, तो मेरे दाहिने और बाएं जो हमारे आदर्श हैं, श्री मुखर्जी जी, उपाध्याय जी और मधोक जी, तो मुखर्जी जी और उपाध्याय जी की फोटो का प्रयोग, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है ना, इसने प्रयोग 89-90 से शुरू किया। इन्हें पता चला कि लाशों पे राजनीति कर कैसे की जाती है, उस समय इन्होंने सीखा, क्योंकि लाशों पे राजनीति हुई थी ना, राम मंदिर का विवादित ढांचा गिरा, लोग मारे गए, और उन्हीं लाशों की बातों को लेकर के पूरे देश में घुमाया गया, रथ चली, ये हुआ वो हुआ, और लाश पर वोट कैसे निकाला जाता है वो इस पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता। अब आपकी बातें सुनने के बाद मैं आप जनसंघ का एक दुखी प्रशंसक हूं अब, और एक आरोप है मेरा, अभी अभी मेरे मन में आया है। 1992 के बाद से 2001 या 2010 तक आई गेस 3 से 4 बार बीजेपी के नेताओं ने विवादित ढांचे के टूटने का विरोध भी किया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि विवादित ढांचा टूटना मेरे जीवन का सबसे दुखदायी दिन है। सरसंघ चालक रज्जू भैया जी ने भी कहा था कि हम कार सेवकों को रोकना चाहते थे लेकिन वो रुके नहीं हमसे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि विवादित ढांचा के टूटने से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक छवि को धक्का पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है। लालकृष्ण आडवाणी जी शायद 2009 में पाकिस्तान जाकर भी ये बात बोल के आते हैं। ये सब कुछ जब हो रहा था तब जनसंघ का एक भी नेता मुझे याद नहीं आता जिसने कुछ बोला हो। सर देखिए, मेरी जानकारी, मैंने आपको बताया ना कि आज के समय में, आज अगर किसी प्रेस वाले को बुलाएंगे और उसको कहेंगे कि मैं जनसंघ से हूँ, कृपया करके मेरी बाइट ले लीजिए, या उन्हें पता चलेगा कि जनसंघ से है और इनकी बाइट ले लीजिए, तो आपकी बाइट लेकर के चला जाएगा शायद आपके संबंध से, या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन जाए कि वो आ जाए आपके पास बाइट लेने के लिए, लेकिन वो चलेगी नहीं। और यही सबसे बड़ा विषय रहा कि जनसंघ की राजनीतिक हत्या और प्रोफेसर बलराज मधोक जी की राजनीतिक हत्या, इन दोनों जन की बात मैं इसीलिए करता हूं कि इनकी राजनीतिक हत्या की गई। और मधोक जी की कृपा दृष्टि थी, उनकी मेहनत थी, उन्होंने जनसंघ को, स्वयं समाप्त हो गए लेकिन जनसंघ को समाप्त नहीं होने दिया, और जनसंघ तब से निरंतर चुनाव लड़ रहा है। जनसंघ अमित शाह जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, जनसंघ क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह जी के खिलाफ से लखनऊ से चुनाव लड़ा, बिहार में जनसंघ ने 10,000 वोट पाए हैं एक समय में। पिछला चुनाव हम लोग बिहार में 4 सीटों पर लड़े हैं। अभी हाल ही में जो बांकीपुर का जो विधानसभा चुनाव, अभी मैं जाकर के प्रचार करके आया हूं। फिर आंध्र प्रदेश में हमने, क्या कहते हैं, कि हमको बैन कर दिया गया था चुनाव लड़ने से, विवादित दिखा करके कि आप विवादित हो चुके हैं। उठ रहे थे, धीरे धीरे उठना शुरू हो गया था ना, प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया, उठा। विवाद कुछ नहीं था, कोई विवाद नहीं था। एक बंदे ने फर्जी लेटर भेज करके ये कर दिया कि मैं जनसंघ का अध्यक्ष हूं, और मैं अध्यक्ष हूं उसने लिख करके भेज दिया।
फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पत्र लिखा उनको कि यह जो पत्र है यह गलत है, इसको खंडित करते हुए जो पहली व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को स्वीकारा जाए। उसको नहीं स्वीकारते हुए विवादित घोषित कर दिया पार्टी को। और पार्टी विवादित कहाँ थी? पार्टी विवादित मात्र उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत में थी। और हमने यही उत्तर प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन हम भारत में आंध्र प्रदेश में 2 सीटों पर सांसदीय का चुनाव लड़ते हैं और 12 सीटों पर विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। वहां हम विवादित नहीं थे, वहां कोई रोक टोक नहीं था। वाह। ये दोहरी नीति चल रही थी। वर्तमान में तो मैं यह मानता हूं कि मधोक जी के समय में भी जो ये क्या कहते हैं कि कांग्रेसी जनसंघी वाला प्रभाव रहा और व्यवस्थाओं को बनाना। आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। कांग्रेसी जनसंघी वाला इतना आसान नहीं है कि राजनीति में अपने आप को खड़ा करना और राजनीति में लड़ना और प्रभाव बनाना। ठीक है, मैं अब अपने अगले प्रश्न पे आता हूँ। राम मंदिर में चंदा चोरी, सर ये एक गंभीर मुद्दा है। मेरे ख्याल से जितने हल्के में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लिया है, जिस तरीके से इसको डील किया जा रहा है, आज की डेट में सीजेपी की बात हो जाती है लेकिन राम मंदिर के चंदा चोरी की बात नहीं होती है। आप लोग उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से एक्टिव हैं। आप स्वयं उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से आप स्वयं चुनाव भी लड़ने वाले हैं। ऐसे में आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाने के लिए, इस मुद्दे से लोगों को जागृत करने के लिए क्या एक्टिविटीज की हैं अभी तक? कैसे आप न्याय दिलाएंगे राम मंदिर के भक्तों को? क्योंकि चंदा चोरी का जो विक्टिम है आज की डेट में वो राम मंदिर के भक्त हैं, जिन्होंने चंदा दिया। भगवान राम तो है ही सही, लेकिन ये इससे अभी अकेला विक्टिम मैं होता तो शायद मैं मुकदमा कर देता, लेकिन इतनी बड़ी जनता विक्टिम है तो सब चुपचाप बैठे हुए हैं और भाजपा उसी का फायदा उठा रही है। आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इस देश की जनता बहुत समझदार है। वो अच्छी तरह से जान रही है कि ये जो हो रहा है, चोरी की जांच करेगा कौन? चोर। चोरी की जांच चोर को करना है। सजा किसको दिलवाना है? सजा जो दिलवाएगा वो भी चोर। फिर कोर्ट में जाएंगे, वहां भी व्यवस्था वही है। फिर सरकार में जाएंगे, वहां भी व्यवस्था वही है। भाई, अगर आप वास्तविकता में राम मंदिर की बात कर रहे थे, वास्तविकता में आप इस देश में सनातन धर्म की स्थापना का चिंतन कर रहे होते, तो आप राम मंदिर को जो है आप अपने किसी संघ के कार्यकर्ता के अधीनस्थ नहीं करते। आप इस देश में 4 पीठ हैं श्री भगवान शंकराचार्यों की। राम मंदिर के मुद्दे जिन लोगों ने उठाए, जिन लोगों ने राम मंदिर की वास्तविक लड़ाई लड़ी, आज वो राम मंदिर के इर्द गिर्द ही नहीं है। राम मंदिर की कमेटी में सारे भाजपाइयों को भर दिया गया। राम मंदिर की कमेटी का मुखिया वो बंदा बना जिसने राम मंदिर का जो विवादित ढांचा गिराने में जिस अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था कार्यसेवकों को। भाई, आप अगर वास्तविकता में हिंदूवादी होते तो आप इस्तीफा दे देते कि मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से, ये इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं करूंगा। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव देखिए, कलयुग का इतना प्रभाव है कि आज वह व्यक्ति जिस ढांचे को वो चाहता था कि गिरने से बचाने के लिए उसने वहां के कार्यसेवकों पर गोली चलाया, आज उसी ढांचे पर उसी व्यवस्था में जाकर के वह लूट रहा है, लुटाही बना रखी है। और सभी लोग लगभग इसमें सब पार्टी के ही लोग हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है कि वो ऐसा लगे कि हम चोरी नहीं होने देंगे। ना कोई संत विशेष, कोई बड़ा संत महात्मा है। भाई, आपको वास्तविकता में आप इस देश के हिंदुओं के लिए अगर ऐसा कुछ काम कर रहे थे तो आपको पूरी तरह से यह मंदिर श्री भगवान शंकराचार्यों के अधीनस्थ कर देनी चाहिए थी। आपका अगर कोई लूट का विचार नहीं था, उनको बोल देना चाहिए था कि यह मंदिर बन चुकी है, अब इसके उत्तराधिकारी आप हैं। आप यहाँ जिसको जो भी बैठाना चाहते हैं आप इनको यहाँ बैठाइए। लेकिन व्यवस्था वहां उनको राजनीति करनी है। राम मंदिर के जो उसमें जितने सदस्य हैं, अधिकारी हैं, सब तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं, तो चोरी क्यों नहीं होगी? श्री चंपत जी को 3 महीना पहले से पता था कि मंदिर से व्यवस्थाएं, मंदिर से बहुमूल्य वस्तुओं को संपत किया जा रहा है। लेकिन क्या हुआ?
लेकिन वो चुप रहे कि चलो ठीक है चलने दो। लेकिन हनुमान जी बैठे हैं, गदा चलाएंगे तो फिर कष्ट होगा ही। ऐसे ही एक विषय और है श्री चंपत जी का कि जब वो 2 करोड़ का मामला आता है कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन को 16 या 18 करोड़ का बना करके बेच दिया गया। आप सुने होंगे अगर इस मामला को, अगर आप जान रहे होंगे। बहुत चर्चित हुआ, कार्यवाही होने की संभावनाएं बनी। फिर उसके बाद श्री चंपत जी जो है वो चले जाते हैं, जाकर के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और उनसे मिल के आने के बाद सारा मामला शांत और शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय चंपत जी केंद्र के हिसाब से राम मंदिर में नहीं काम कर रहे थे, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। उसके बाद चंपत जी ने वर्तमान के जो ये जो जीव है, नाशवान जीव, हमारे जो केंद्र के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनको उन्होंने विष्णु का अवतार बताया कि ये श्री स्वयं साक्षात श्री भगवान विष्णु का अवतार। चाटुकारिता का यह स्तर बन चुका है और वो उसके बाद से निरंतर बने रहे। एक 16 करोड़ का घोटाला, राम मंदिर का छोटा मोटा घोटाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ 1500 से 2000 करोड़ के नीचे का नहीं हुआ, इससे ऊपर जा सकता है। लोग कहते हैं कि पार्टी के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, मैं बोलता हूं पार्टी के पास पैसे मंदिरों से आ रहे हैं। भारतीय मंदिरों का हिसाब कौन ले रहा है? किसी भी पार्टी के पास मंदिरों का हिसाब कौन ले रहा है? जनता को दिया जा रहा है कि इतना आया हमारे मंदिर में और इतना चला गया। चाहे जितना पैसा गायब कर दी, जैसे राम मंदिर से गायब हुआ है। सिर्फ राम मंदिर का विषय, राम मंदिर है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, फिर यहाँ दक्षिण भारत में आप चले जाइए, दक्षिण भारत की लगभग जितनी बड़ी मंदिरें हैं सब सभी मंदिरों में 100-100, 200 करोड़, 500-500 करोड़ का घोटाला हुआ है। यहाँ तक कि केदारनाथ में भी हुआ है अब तो, शायद केदारनाथ या बद्रीनाथ। केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों स्थान पर हुआ है। अच्छा। बद्रीनाथ धाम से शायद मुकुट चोरी हुआ था। सर तो प्रश्न यही है कि देखिए 2 प्रकार की जांचें हुई। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, मतलब सीजेपी भी नहीं बोलेंगे, जो नीट के जो लड़के थे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन 2800 लोगों को ढूंढ करके, 2800 अपराधियों को ढूंढ करके एक हफ्ते में सरकार ने बता दिया कि जनता को कि 2800 अपराधी मिले हैं और इन पे एफआईआर की जा चुकी है। राम मंदिर में तो 10 मिनट में ढूंढेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज भी महीनों महीनों चल रहे हैं जांच होने में। इसको कहां सेटल किया जाए, कैसे सेटल किया जाए, सारी चीजें स्पष्ट कैसे हो, चोरी की व्यवस्थाएं कैसे समाप्त हो। भाई प्रश्न उठे ना, ईंट की सिल्लियां दी गई हैं, स्वर्ण रामचरितमानस दिया गया, ये सब कहां गया? आपने कुलदीप जी बड़ी बड़ी शानदार बात अभी कही है कि सीजेपी के आंदोलन के बाद अपराधी तुरंत पकड़ लिए गए, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी होने के बाद अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। ये कैसे संभव है? मेन अक्यूज देखिए, जिम्मेदारी पूरे कार्यकारिणी की है अगर लूट हो रहा है तो। आपके घर में आप मुखिया हैं, आपके घर में चोरी होती चली गई, हाँ, आपको भनक ही नहीं लगी। ऐसा नहीं होता है, भनक तो ठीक है। इतने जमीन के घोटाले होते चले गए, हाँ, कि 20-20 लाख की जमीन 2.5, 3-3 करोड़ में खरीदी गई। राम मंदिर ने खरीदा, सेटिंग करा गई तो आपने खरीदा ना रातों रात। अब ठीक है, मैं बहुत बड़ा घोटाला है। इन विषयों पर देखिए सीधा सीधा है, सरकार जिसकी है उसको चोरी की जांच करनी है, वही चोर है, वही चोरी की जांच करेगा और वही आदेश करेगा कि सजा क्या होनी। तो अंततोगत्वा ये अच्छी तरह से जानती है वर्तमान सरकार हमको विषयों को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो अब ये विषयों को इन्होंने मैनिपुलेट करना ये अच्छी तरह जानते, इन्होंने कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा मैनिपुलेट कर दिया, अब चर्चा में नहीं है। फिर इन्होंने ये पेपर आउट वाला मुद्दा मैनिपुलेट कर दिया दिमाग लगा करके। ये चाहते थे कि हमारा खेल हो जाए, इनके सांसद राज्यसभा और लोकसभा वाली संख्या इनकी बन जाए, वो इन्होंने अपना टाइम लेकर के बनाया, तब तक आंदोलन चलने दिया। आज वो आंदोलन जब इनको खत्म करना था, ये खत्म कर दिए, मैनिपुलेट कर दिए, मामला खत्म हो गया। आप कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे सर आज के समय। तो अब जब यही बात है, उत्तर प्रदेश की बात चली है राम मंदिर से, योगी जी के बारे में आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। मैं कई बार सुनता हूं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण भी चलता है। 3 बातों के जवाब मुझे आपसे चाहिए। योगी जी के बारे में आपकी विचारधारा क्या वही है जो अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा? दूसरा,
क्या सच में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मणवाद की राजनीति को उत्तर प्रदेश में उनके शीर्ष नेता बढ़ावा देना चाहते हैं? और तीसरा, आप लोग इसको इस बार कितना रोक पाएंगे? आपको जनता से क्या मदद चाहिए, हमसे क्या मदद चाहिए कि हम आपको एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा का विकल्प बता सके लोगों को, क्योंकि लोगों को नहीं पता है देखिए, आपके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल कि योगी जी को लेकर के मेरी राय एकदम स्पष्ट है कि इनका जो स्टैंड पहले दिन मुख्यमंत्री बने थे ना, वो जो स्टैंड था आज भी वही स्टैंड है। लेकिन हाँ, ये है कि वर्तमान में लगातार ज्यादातर इसी संगठन में अगर लगे रह गए तो धीरे धीरे सेक्युलर बन जाएंगे। इनका वो स्टैंड, क्योंकि आपको चलना शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से है, नहीं तो आप हटा दिए जाएंगे। लेकिन आज भी इनका वो प्रभाव है। और रही बात ठाकुर और ब्राह्मणवाद वाली बात, देखिए कोई भी मतलब उत्तर प्रदेश की शायद अधिकारियों की विचारधारा ही वैसी होती है कि जिस जाति का मुख्यमंत्री बनेगा उस जाति का प्रभाव बढ़ा दो। हर जगह ये लगने लगे कि हाँ, इस जाति के लोगों का मतलब प्रभाव ज्यादा चल रहा है, इस समय इन्हीं का सबसे ज्यादा चल रहा है। ऐसे बहुत उदाहरण रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में देख लीजिए, चाहे मायावती के सरकार में देख लीजिए। तो हम व्यक्तिगत योगी जी पर यह विरोध नहीं दर्शा सकते। और रही बात जो पंडितों वाली बात है, थोड़ा सा मैं आ इन विषयों को लेकर के, लेकिन चीजें मैं पूर्णतया यह नहीं मानता हूं कि वो विरोध है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है अधिकारी ही बदनाम करना चाहें। बहुत सारे अधिकारी जो केंद्र से क्या कहते हैं कि जिनकी कमान केंद्र में होती है, वो केंद्र चलाता हो कि इनको बदनाम करो ताकि इन्हें हटाया जा सके। ऐसी सुनने में आता है कि इनको कैसे हटाया जाए, केंद्र प्लानिंग कर रहा है, लेकिन योगी जी का अपना स्वयं का इतना प्रभाव है कि ये केंद्र से इनको हटा नहीं पा रही है पार्टी। तो इनका अपना अलग स्तर का सम्मान है, इनका अपना अलग स्तर का प्रभाव है। मैं तो कहूंगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो जनसंघ आपका स्वागत करती है। आप मुख्यमंत्री बनिए जनसंघ से, आप प्रधानमंत्री बनिए जनसंघ से, यही अपेक्षा जनसंघ करेगी, क्योंकि ऐसे विचारधारा और स्पष्ट विचारधारा की आवश्यकता है इस देश में। आपकी क्या प्लानिंग है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? उत्तर प्रदेश चुनाव, आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव जनसंघ लड़ने वाली है और बहुत दमदारी से लड़ेगी। और अभी तो निर्णय कितने सीटों पर लड़ना है, क्या व्यवस्थाएं बननी है, वो सब तो अभी अब तैयारियां शुरू हो गई और हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। फंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी? फंडिंग की व्यवस्था, देखिए फंडिंग जो नियम है चुनाव आयोग के, उन नियमों के अधीन रह करके हमें करना है। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान सरकार कितनी ईमानदार है और कितने अच्छे से काम कर रही है। तो वर्तमान सरकार की ईमानदारी को देखते हुए हम उसी हिसाब से चलेंगे, देखेंगे कैसे क्या करना है। क्या हम ये मान सकते हैं कि आप लोग जनता को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प दे पाएंगे या एटलीस्ट देने का प्रयास करेंगे? देखिए, जनसंघ की जो मूल विचारधारा है ना, उस विचारधारा को कोई काट नहीं सकता और ना उस विचारधारा में कोई अपने आप को ढाल सकता। और वही आकाट्य विचारधारा जो है, जिसने सेक्युलर भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी बनने पर मजबूर कर दिया, वो वही मूल विचारधारा जनसंघ की। और आज वही विचारधारा को स्वीकारते हुए भारतीय जनता पार्टी इस चरम पर पहुंची। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उस विचारधारा का त्याग किया, वैसे अब ये गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो विचारधारा जनसंघ कभी नहीं छोड़ने वाली। हम जो चिंतन करते हैं ना, हम चाहते हैं, मतलब हृदय से चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, लेकिन हम प्रारंभ करेंगे राज्य माता घोषित करने से पहले। हम हृदय से चाहते हैं यह देश, इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्थापित हो। ये जनसंघ की विचारधारा है। बिना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परिवर्तन नहीं आ पाएगा। जनसंघ की विचारधारा, जनसंघ का चिंतन है कि इस देश को जो प्रतिनिधित्व मिले वो युवा प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए हम युवा प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, युवा प्रतिनिधित्व का चिंतन करते हैं, क्योंकि ये जो युवा प्रतिनिधित्व इस देश को जब मिलेगा ना, तो कार्य और व्यवस्थाएं तेजी से बढ़ेंगी। तो मैं अक्सर कहता हूं कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, अगर ये इन दोनों का अगर समन्वय अच्छे से हो जाए ना, तो कभी कोई किसी को हरा नहीं पाए। उस युवा प्रतिनिधित्व का हम चिंतन करते हैं, लोक उत्तरदायित्व का हम चिंतन करते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का चिंतन कर रहे हैं कि यह देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, सभी का लोक उत्तरदायित्व निर्धारित कर दीजिए। उनका जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको निर्धारित करने के बाद अगर उत्तरदायित्व से पीछे हटने वाले जो भी अगर नेता अधिकारी कुछ भी हैं,
उनके खिलाफ अगर ये पता चल जाएगा उन्हें कि हम अपनी जिम्मेदारी से हटेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तो मैं गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचार 70 से 80% समाप्त हो जाएगा। और रही बात और चीजों की, लोक उत्तरदायित्व के बाद हम भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति यह बहुत सरल विषय नहीं है, लेकिन यह बहुत कठिन विषय भी नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्ति, आधी मुक्ति लोक उत्तरदायित्व से हो जाएगी और उसके बाद हम चाहते हैं कि यह देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। संपूर्ण भ्रष्टाचार मुक्ति की तो बात करने के अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो हम जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, यह प्रयास किया जा सकता है कि हमारी सरकार बनते ही हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस हो। वर्तमान सरकार की तरह स्थिति नहीं बनाएंगे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पर सत्ता में आए और जिस सरकार की जेब में, जिस पार्टी के जेब में 2014 से पहले 100 करोड़ रुपए थे और आज के समय में 10,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं, ऐसी भ्रष्टाचार मुक्ति की बात मैं नहीं करता हूं या जनसंघ नहीं करती। जनसंघ वास्तविक भ्रष्टाचार मुक्ति का चिंतन कर रही है। और चौथा, पांचवा सबसे बड़ा विषय जो है वह भारतीयकरण। सारे विदेशी व्यवस्थाओं को हटा करके भारतीयकरण इस देश के प्रत्येक देशवासियों के भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। जो कानून, जो विदेशी कानून का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन विदेशी कानून में संशोधन करके कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आपके खिलाफ ये कार्यवाही होगी। आपकी नागरिकता सब खत्म कर दी जाएगी, आपकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आप किसी लायक नहीं रहेंगे, आपको सरकार से मिलने वाली हर सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा, आपको इतने पे स्केल से ऊपर की नौकरी ही नहीं मिलेगी पूरे भारत में अगर आप ऐसे किसी कार्यों में लिप्त पाएंगे। तो जब तक हम कोई कठोर कानून नहीं बनाएंगे, वो प्रभाव हम समाज को नहीं दे पाएंगे। आज के समय में भारत में जितने भी विकसित देश हैं, उन हर देशों में कठोर कानून बना, लेकिन इस देश में कानून के प्रति जो लचरपन है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। अब मेरे पास देखिए, मैं इतना आपको बता देता हूं कि मेरी समझ में जनसंघ को अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग तब तक समर्थन नहीं देंगे जब तक कि आप आरक्षण का समर्थन नहीं करेंगे, जातिगत आरक्षण का। और आप जानते हैं कि पिछले 8-9 महीनों में बहुत सारे सामान्य वर्ग के एक्टिविस्ट आ गए हैं जो जातिगत आरक्षण को राष्ट्रीय स्तर से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट रिफॉर्म हो जाए, उतना ही। आप लोगों का क्या स्टैंड है जातिगत आरक्षण? देखिए, अगर वास्तविकता में अंबेडकरवादी अगर आप कहते हैं तो मैं तो सबसे पहले यही स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर ये वास्तविकता में अंबेडकरवादी होते ना तो ये आरक्षण की बात ही नहीं करते। ये लाभार्थीवादी, ये अंबेडकर जी के उन नीतियों को समर्थन करते हैं जिन नीतियों से इनको फायदा हो रहा है, जिन नीतियों से इनका नुकसान होगा, ये उसका समर्थन कभी नहीं करते। ये स्थिति है वर्तमान में इस देश की। अंबेडकर जी ने आरक्षण 10 वर्षों के लिए लाया ताकि जो सबसे छोटे तबके के लोग हैं वो सीख जाएं हमें कैसे चलना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। क्या इन्होंने उसका विरोध किया कि हमारे बाबा साहब ने मना किया कि 10 वर्ष से ज्यादा आरक्षण का प्रयोग नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लाभ का कार्य व्यवस्था था, इनको उससे लाभ होना था। और नेता उससे बड़ा लालची, उसे ये लगा कि हम इसको और मजबूत कर देंगे तो हमें बहुत सारे वोट मिलने लगेंगे, हमारी सरकार बनने लगेगी, हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे। कुर्सी की लालच में उसने देश को गर्दिश में डालना शुरू कर दिया। बाबा साहब ने कहा कि भाई तुम भगवान को मत मानो, तुम्हारे सबसे पहले भगवान तुम्हारे माता पिता हैं। कितने अंबेडकरवादी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता को भगवान मानते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। ढूंढिए, नहीं मिलेगा। माँ बाप को गाली देने वाले लोग मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा कि शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कितने लोग ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कितने लोग ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग ईमानदारी से चाहते हैं कि हम पढ़ करके अच्छे से आगे आए? कोई नहीं चाहता।
बाबा साहब के किन पद चिन्हों पर चल रहे हैं भाई? बाबा साहब अगर ब्राह्मण विरोधी होते तो ब्राह्मणी से विवाह करते क्या? पॉइंट है, नहीं करते। बाबा साहब अगर हिंदू विरोधी होते तो प्रोफेसर मधोक जी ने अपने किताब में लिखा है कि बाबा साहब के और मेरे बहुत मधुर संबंध थे। कभी कभी कुछ चर्चाएं करने के लिए बाबा साहब हमारे घर पे आया करते थे और मैं उनके पास जाया करता था। अच्छा, तो अगर हिंदू विरोधी होते तो वो जाते क्या? बाबा साहब ने इस्लाम के विषय में उन्होंने लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि वहां ये सबसे खतरनाक व्यवस्था है। क्या ये मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग और नहीं मानने वाले लोग, ये वास्तविकता में ये अंबेडकरवादी नहीं है। अंबेडकरवादी अगर जो होता वो वास्तविकता में अंबेडकर जी को पढ़ता और अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलता। बाबा साहब ने नशा मुक्ति की बात कही, कितने लोग हैं जिन्होंने नशा को छोड़ दिया? बाबा साहब बाबा साहब की बस वही बात इनके लिए सबसे श्रेष्ठ है जिसमें ये हो कि हम धार्मिक उन्माद पैदा कर लें, उसमें बाबा साहब को बीच में लेके चले आएंगे ताकि जनता बाबा साहब को गरियाए। बाबा साहब की वो बात इनके लिए श्रेष्ठ है जहां जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है। जातिगत आरक्षण की वजह से कितना नुकसान हुआ है इस समाज को जानते हैं? आज 50 वर्ष से 50 या 40-50 वर्षों के आसपास हो रहा है आरक्षण मिले हुए, या मेरे ख्याल से 15 या 20 वर्ष हम पकड़ लें, 30 वर्ष पकड़ लें, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन जितना भी समय मिला है। मैं बता देता हूँ, ST/SC आरक्षण तो लगभग जब संविधान बना तभी से है, और जब संविधान बना तभी से है। तो हम 50 वर्ष ऑन एन एवरेज हम 50 वर्ष पकड़ लेते हैं कि 50 वर्ष से SC और ST समाज को आरक्षण मिला, लगातार मिल रहा है। 50 वर्ष से अगर किसी समाज विशेष को कोई सुविधा मिल रही होती है तो उस समाज में एक बृहद रूप में विकास होना चाहिए। क्या वह विकास हुआ? आज भी उस समाज में मात्र 10 से 15% लोगों को लाभ मिला है, बाकी 80 से 85% लोग आज भी वो दयनीय जिंदगी जी रहे हैं। तो किस जातिगत आरक्षण से फायदा हो रहा है और किसको फायदा हो रहा है? हम आरक्षण की बात करते हैं, हम चाहते हैं इस देश में आरक्षण हो। मैं इस देश में आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, जनसंघ नहीं विरोध करती, लेकिन इस देश में आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। क्योंकि पिछले 50 वर्षों से अगर पूरा SC समाज में अगर आरक्षण का समर्थन तब किया जा सकता था कि आरक्षण जेन्युइन है या आरक्षण रहना चाहिए जबकि परिवर्तन दिखे ना कि 50 वर्षों में SC समाज में आज के पहले इतने प्रतिशत गरीब लोग थे, आज इतने प्रतिशत हो गए हैं, बहुत परिवर्तन आया, सबका विकास हो गया। SC समाज में कोई विकास नहीं हुआ है। हम दिन रात उठ बैठ रहे हैं SC समाज में। हम जान रहे हैं कि जो एक बार अधिकारी बन जा रहा है उसे तरीका पता चल जा रहा है हमें अधिकारी कैसे बनना है, सारी सेटिंग करता है, सारी व्यवस्था बनाता है, अपने अनपढ़ लड़के को सेटिंग बना करके उनको वहां बैठा देता है और बैठाने के बाद उनको उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है। और वही सरकारी नौकरी लगने के बाद मूल जो SC समाज का व्यक्ति है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है और अमीर सिर्फ वही बनता है जिसको यह तरीका पता चल जाता है हमें आरक्षण से नौकरी कैसे पानी है। और नौकरी में जब वही बैठ जाता है तो मैं ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं जिनके परिवार में बाबा आरक्षण से अधिकारी बने और आज नाती आरक्षण से अधिकारी है। पूरा खानदान का खानदान आरक्षण से अधिकारी है और बाकी पूरा समाज वांछित हो गया। उन सभी आरक्षणों का लाभ मात्र और मात्र 7% SC और बैकवर्डों में से 10% से 15% लोग उसका लाभ का सही पान कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी की जानी चाहिए? आर्थिक वास्तविकता में अगर इस देश में विकास चाहते हैं ना, जो SC समाज का जो वास्तविकता में जो पढ़ा हुआ लड़का है ना, उसे वो आरक्षण मिल ही नहीं रहा। जो अच्छी मेहनत करके पढ़ाई करके आगे आ रहा है वो आरक्षण वो ले भी नहीं रहा है, वो जनरल में बैठ के फाइट कर रहा है और वो पढ़ करके आ रहा है। आरक्षण तो वो लोग ले रहे हैं कि
उनको यह है कि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकर के कैसे भी करके बैठ जाया जाए, वो ले रहे हैं आरक्षण। और नुकसान भी है ना। मैं प्रश्न करता हूं, जो भी वीडियो देखेगा उनसे मैं, उन सभी श्रोताओं से प्रश्न करता हूं कि भाई आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप 50 के ऊपर नंबर लाने वाले व्यक्ति से अपना इलाज करवाएंगे, अपना घर बनवाएंगे, या 50 के नीचे मतलब 10 से 20 के बीच में जो अंक लाएगा, या 10 से 20% अंक जो लेकर के आता है, उससे अपना घर बनवाएंगे। स्वाभाविक है, हर आदमी नंबर 1 की व्यवस्था चाहता है। अगर किसी को गाड़ी खरीदने की बात कही जाएगी तो वो स्विफ्ट में नहीं जाएगा, वो ये सुजुकी के साथ नहीं जाएगा, वो कहेगा अरे ये आम कंपनी है, वो कहेगा BMW और ऑडी खरीदा जाए, सबसे बढ़िया कंपनी वही होती है। डॉक्टर के पास इलाज करने जाएगा तो जिले का सबसे बढ़िया डॉक्टर ढूंढता है। जिस परिवार में आरक्षण से अगर वो बेटा डॉक्टर बन गया, उस परिवार को पता है कि -40 नंबर ला करके डॉक्टर बना है, उस परिवार खुद अपने बेटे से कभी इलाज नहीं करवाएगा, दूसरे क्लिनिक भले खुलवा करके दे कि भैया तुम जाओ इलाज करो, 2-4 जान मार लो। क्या वास्तविकता में ऐसा आरक्षण इस देश को बनाएगा? नहीं। अच्छा प्रश्न नहीं बना सकता। इस देश का विकास नहीं हो सकता। चाहे आप घर बनाने को लेकर के आइए, अगर आपको पता चले कि आपका भाई ये आरक्षण से बना हुआ इंजीनियर है, आरक्षण का मतलब माइनस मार्किंग से बना हुआ इंजीनियर है, तो क्या आप सगे भाई होते तो क्या आप मुझे घर बनाने के लिए देते कि नहीं बेटा तू घर डिजाइन कर और तू घर बना, देंगे आप मुझे? नहीं। सगे भाई होने के नाते। उसके बावजूद जब जिस आरक्षण के लाभ से उसका परिवार ही उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, तो इस देश का भविष्य उन्हीं अधिकारियों के हाथ में क्यों सौंप दिया गया? सर आरक्षण हम चाहते हैं, जनसंघ चाहता है आरक्षण हो, गरीबी खत्म करने की चिंतन हो आरक्षण पर, और एक बार जिसको आरक्षण का लाभ मिल जाए पुनः उसे दोबारा कभी लाभ नहीं मिलना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। और वास्तविकता में आरक्षण गरीबी का आंकड़ा निकाल करके सिर्फ गरीबों के लिए ही रखा जाए, मध्यम वर्गीय श्रेणी में आने वालों के लिए आरक्षण नहीं रखा जाए। जब वो गरीब मध्यम वर्ग में जाएगा या लोअर मिडिल क्लास में जाएगा तो वो उसका तब बढ़त होगा ना। पिछले 50 साल के आरक्षण में आज तक एसटी समाज आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या आने वाले और 100 साल के आरक्षण में बढ़ेगा क्या? पुल गिर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने आपने जो बात कही है उस पर मोहन भागवत जी कहते हैं कि जब तक पिछड़े समाज के लोगों को ये ना लगने लग जाए कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, तब तक आरक्षण मिलते रहना चाहिए। इस पर भी मेरे पास इस पर भी क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। आरक्षण दीजिए ना, एक बार जिसको आरक्षण मिल जाए उसको आरक्षण नहीं मिलेगा ये सुनिश्चित कर दीजिए। जातिगत आरक्षण दीजिए, एक बार जिसको आरक्षण मिल जाए उसको आरक्षण फिर कभी नहीं मिलेगा, यह सुनिश्चित कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं जितने लोग आरक्षण लिए हैं ना, ये सब आरक्षण हटाने की श्रेणी में आकर के तुरंत कूद के बैठेंगे कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ। ये सब उसी श्रेणी में आएंगे, क्योंकि हमें कोई लाभ नहीं मिला। जब तक हमें लाभ मिला हम तो अपनी जाति का प्रयोग करें, और जिस दिन लाभ नहीं मिलेगा उस दिन हम, ये नेता क्यों कहते हैं कि आग लग जाएगी, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने एससी समाज में, एसटी समाज में, अपने बैकवर्ड समाज में ये जहर घोला हुआ है कि आरक्षण हटेगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये समाज को समझने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में जातिगत आरक्षण की जरूरत ही नहीं है इस देश को। अगर जातिगत आरक्षण से लाभ हो रहा होता तो आज 50 वर्षों में एससी समाज अमीर हो गया होता। बात सही है। 50 वर्ष छोटा मोटा समय नहीं, बहुत बड़ा समय होता है। अरबों लाख करोड़ रुपए आरक्षण के पीछे जला दिए गए, लेकिन यह समाज आज भी आगे नहीं बढ़ा। इस समाज का विकास नहीं हुआ जिसका चिंतन श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी करते थे। जिस चिंतन को लेकर के इन्होंने, वो जानते थे कि आरक्षण एक नासूर की तरह है, उसलिए उन्होंने कहा कि यह 10 वर्ष, मात्र 10 वर्ष के लिए रहेगा। आरक्षण हटाने के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं, हाँ, लेकिन आरक्षण होना चाहिए इस देश में। गरीबी हटाने को लेकर के आरक्षण होना चाहिए। गरीबों की व्यवस्थाओं को खत्म करने का, उनकी जो
अव्यवस्था उनके जीवन में है, उस गरीबी को समाप्त करने का आरक्षण इस देश में होना चाहिए, ताकि जो आज हर समाज में, चाहे बैकवर्ड समाज में चले, चाहे एससी समाज में, एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। आरक्षण लेने वाला निरंतर आरक्षण लेता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है वो आज वहीं रुके हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, उनका कुछ नहीं बढ़ रहा है। और वास्तविकता में अगर बाबा साहब को मानते हो तो नशा छोड़ दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो, माँ बाप का सम्मान करना शुरू कर दो, क्योंकि हम भी मानते हैं कि हमारे सबसे पहले गुरु जो है वो हमारे माता पिता हैं। उसके बाद जो दूसरे गुरु होते हैं वो हमें दीक्षा देते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वो होते हैं। और सबसे बड़ी चीज भगवान ने स्वयं कहा, गुरु गोविंदो खड़े सामने, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। स्वयं भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे गुरु हैं सबसे पहले वही तुम्हारे भगवान है, उनके पैर छुओ। तो तुम जब अपने माँ बाप का सम्मान कर लोगे ना, तो देश में सब जगह तुमको तुम्हारा सम्मान मिलेगा। ये बाबा साहब ने बताया। क्या इसका 1% ये प्रयोग कर रहे हैं क्या? आरक्षण लेने एक समुदाय विशेष को गाली देने के अलावा जो लोगों ने, वामपंथी लोगों ने जो समाज में फैला दिया, उस समुदाय विशेष को गाली देने के अलावा इन्होंने बाबा साहब की किन विचारों को धारण कर दिया है? आपसे एक और प्रश्न मेरा सर, आरक्षण को लेकर, जब आपने समुदाय विशेष की बात की है गाली देने के अलावा, मैं जानता हूं कि ये बहुत मतलब जो कहते हैं ना गंभीर मुद्दा है और इस पर बहुत सचेत होकर हमें बोलना होता है, लेकिन फिर भी कानूनी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने शब्दों का चयन भी उसी हिसाब से करें, क्योंकि अब जो पूछूंगा मैं उसमें उसका नाम लेने भर से भी है ना केस हो जाते हैं, मुकदमे हो जाते हैं। ST/SC एक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में इसकी समाज को जरूरत है? और संतोष वर्मा का जो बयान था जो ब्राह्मण बेटियों के बारे में, वो कितना उचित है? मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस मुद्दे पर जब आप बोले तो कानूनी बातों जो बाध्यताएं हैं उनका ध्यान रखते हुए बोले। बहुत ही ये SC/ST एक्ट का विषय जहां तक है, जैसे मैंने आरक्षण की बात कही, एक आरक्षण के विषय में एक चीज और मैं प्रूफ रख देना चाहता हूँ। बोलते हैं ना कि जो दिख रहा है उससे श्रेष्ठ क्या। जब इस देश में मुगल आए उससे पहले यह देश सोने की चिड़िया कहा जाया करता था। ठीक है, उस समय क्या इस देश में आरक्षण था? नहीं। उस समय क्या इस देश में जातिवाद थी? नहीं। उस समय क्या लोग ये कहते थे कि गरीबों को आगे लाओ? नहीं। उस समय वर्ण व्यवस्था चलती थी। उस समय जो संविधान चलता था वो अलग संविधान चलता था। उस समय जिस समय जो व्यवस्थाएं उस समय चलती थी, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए यह देश सोने की चिड़िया था। और आज इस देश में आरक्षण है, SC/ST एक्ट जैसी व्यवस्थाएं बनी, सारी चीजें चली। क्या आज यह देश सोने की चिड़िया बनने की और अग्रसर है क्या? हमें तो लगता है 2014 से लेकर के आज तक अगर आकलन ले तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम तीसरे चौथे पे आने के चक्कर में हम छठे पे आ गए कूदते कूदते। रही बात SC/ST एक्ट की, SC/ST एक्ट देखिए, SC/ST एक्ट बनाया गया था गरीबों को, जो SC समाज के जो विशेष लोग थे, जिनको यह बताया गया जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत परेशानियां हुई, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस SC/ST ने एक स्वरूप ये ले लिया कि FIR गलत होनी शुरू हो गई, और FIR गलत तरीके से शुरू होने की वजह से SC/ST एक्ट बदनाम हो गया। लेकिन मैं SC/ST एक्ट हटाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारी जब कभी अगर सरकार बनने के कागार पे आई तो हम कानून इतने कड़े करेंगे कि फर्जी FIR लिखवाने वालों के खिलाफ सेम उन्हीं सुसंगित धाराओं में उनके ऊपर FIR वापस वो दर्ज हो, ये रहे कि हाँ कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। जबकि SC/ST के ज्यादातर केसेस फर्जी पाए जाते हैं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं उन विषयों को, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। सही। तो मैं किडनैपिंग का केस मेरे ऊपर SC/ST की धारा लगी और सारी व्यवस्थाएं बनी, हुआ कुछ नहीं था। लगी है? अरे हाँ, मेरे व्यक्तिगत मेरे ऊपर लगी है। अरे हुआ कुछ नहीं था लेकिन लग गई धारा। बस सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ बहुत अत्याचार हो गया, हमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया।
धारा लगी, FIR हुआ, फिर सामने वाले को पैसा, लोगों को पैसा भी मिलता है ना। फिर ये हुआ कि समझौता कर दिया जाए, समझौता कर लिया जाए। तो समझौता वाली बात आई तो ये हुआ कि हमको सरकार से इतना पैसा मिला है, आप कितना दे रहे हैं? अरे तो कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट का गलत उपयोग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट का जो वास्तविक SC समाज है, मैं बोला ना, मैं बोल रहा हूं ना कि जो आरक्षण का जैसे प्रयोग एक समाज विशेष के लोग कर रहे हैं, और बाकी पूरा 70 से 80% समाज वास्तविक आरक्षण से वांछित पड़ा हुआ है। एकदम ठीक उसी तरह से SC/ST एक्ट का भी प्रयोग समाज विशेष के लोग ही कर रहे हैं। वास्तविकता में जिसके साथ जघन्य अपराध होते हैं उनके मामले में SC/ST एक्ट लिखा ही नहीं जाता। वो दौड़ते रहते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन नहीं लिखा जाता, क्योंकि SC/ST एक्ट तभी लिखा जाता है जब सेटिंग होती। ठीक है। तो ऐसे माहौल चल रहे हैं। भ्रष्ट सरकार में स्वच्छ व्यवस्था का चिंतन हम नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न है सर। कई मुद्दों पर मैंने आपके विचार जान लिए, जनसंघ के विचार मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचाऊं भी सही। असल में देखा जाए तो हम भी मतलब देश की जनता आज की डेट में एक ऐसी ही पार्टी चाहती भी है, ऐसा ही राजनीतिक विकल्प चाहती भी है, जो जैसे आपने कहा कि ST/SC एक्ट रहना भी चाहिए, लेकिन जो उसका दुरुपयोग करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो। आपने आरक्षण का भी समर्थन किया, लेकिन उन लोगों के लिए, उन ST/SC OBC के लिए जो लोग मतलब सच में गरीब हैं, आपने उसका विरोध किया, उनका समर्थन किया है। जो ST/SC समाज, OBC समाज में गरीब है उसको आरक्षण मिले, इस पर आपके विचार बहुत क्लियर हैं। लेकिन जो लोग एक बार से लाभ ले चुके हैं उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी ही विचारधारा की राजनीतिक पार्टी को हम भी चाहते हैं कि इस देश की सरकार में आए। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश को चुनाव आने वाले हैं, मेरे ख्याल से पहली बार आप लोग वहीं चुनाव लड़ेंगे, और किसी राज्य में तो आप लोग पंजाब वगैरह में तो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अगर नहीं, लड़ने हम वाले लोग हैं तो अभी तो बिहार लड़ करके आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, आप और बांकीपुर भी लड़के आ रहे हैं। हाँ, बिहार बांकीपुर लड़े हैं। इससे पहले का जो 24 में हुआ था शायद चुनाव बिहार का, उसमें भी 4 आगे सीटों होना। पर चुनाव लड़ा गया था। जी, तो अब विस्तृत रूप से लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा, और प्रत्याशी ढूंढे जा रहा है, या जी। प्रत्याशियों से बातचीत चल रही है कैसे कि हम कांटेक्ट, पंजाब भी लड़ा लें, हम गोवा भी लड़ा लें, हम उत्तराखंड भी लड़ा लें। क्या ये बेहतर नहीं होगा सर कि उत्तर प्रदेश पे ही आप लोग फोकस करें? क्योंकि देखिए, चुनाव तो आप लड़े हैं बहुत जगहों पे। अभी मेरे ख्याल से विधानसभा की नहीं, हमारा सीट प्राइम आपको। फोकस हमारा प्राइम फोकस उत्तर प्रदेश ही है, और उत्तर हाँ, प्रदेश से हमें मजबूती से चुनाव लड़ना है, क्योंकि हाँ। यह वह केंद्र है जो इस देश को नई दिशा और दशा देने देने का मतलब, जो यहीं से हम फैलेगी, इस देश को नई जी, नई दिशा और दशा देने की जो विचारधारा है। और इस केंद्र में मैं वास्तविकता में चाहता हूँ, जनसंघ जिस हिसाब से हमारे संगठन की जो रणनीतियां हैं, हमारे संगठन में कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं है। हुँ, अर्थात कोई हुँ, बैकवर्ड वाला सिस्टम नहीं है, SC वाला अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा नहीं है, ऐसा कोई मोर्चा नहीं। हमारे संगठन में एक मेन बॉडी है, दूसरी युवा संघ है, हुँ, महिला संघ है, विधिक संघ है, शिक्षक संघ है, किसान संघ है। हुँ। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जनसंघ में, जातिगत धार्मिक, व्यवस्थाएं नहीं। और जी, मज़हबी और जातिगत व्यवस्थाएँ नहीं है आपके यहाँ पर। जातिगत व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि जातिगत जनसंघ का व्यवस्था सदैव सदैव जनसंघ का चिंतन स्पष्ट रहा है कि हमें हुँ, देश को बांटना है, बांटना नहीं, हमें देश को जोड़ने के लिए ये जो राजनीतिक जाति व्यवस्था जो खड़ी की गई है, इसे खत्म करना पड़ेगा। हुँ, सामाजिक जाति व्यवस्था बनी रहे, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो राजनीति में लोग अपना लाभ लेने के लिए जो जातियों को प्रभाव में ला रहे हैं, जातियों को मतलब उनको प्रोत्साहित कर दे रहे हैं कि आप खेल करिए, तो हुँ। जो उसमें जो जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो ये चीज जनसंघ इन सब चीजों पर चिंतन करने से दूर रहती है। जनसंघ सकारात्मक रूप से देश के विकास और देशवासियों के विकास के ऊपर प्रतिबद्ध है, उन पर चिंतन करने के लिए। हुँ, तो जातिगत व्यवस्था जनसंघ नहीं चाहती है, जनसंघ का चिंतन एकदम स्पष्ट है। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी संदेश इस देश के युवाओं के लिए आपकी तरफ से। मैं इस देश के युवाओं को एक संदेश मैं सिर्फ इतना ही देना चाहता हूँ कि यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानून से चलता है,
और यह देश सदन में बैठने वाले उन नेताओं से चलता है जिनके लिए गए गलत निर्णयों की वजह से इस देश का युवा भोग रहा है, इस देश की जनता भोग रही है, इस देश के बच्चे भोग रहे हैं और वास्तविकता में आने वाली पीढ़ी भोगेगी। मेरा निवेदन है, जनसंघ ने सदैव इन विषयों पर चिंतन किया है। जनसंघ के जो संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो सदैव कहा करते थे कि आप नेतृत्व चुनो, आप नेता चुनो, पार्टी नहीं। अगर आप नेता चुनोगे तो अगर पार्टी किसी गलत नेता को आप टिकट दे करके भेजती है चुनाव लड़ने के लिए, आप जब उसे हरा करके भेजोगे तो यह स्पष्ट होगा कि यह आदमी गलत था। तो इन विषयों पर इस देश के प्रत्येक युवाओं को चिंतन करने का है कि आपकी क्षमता है कि आप सदन में अपने लोगों को बैठा सकते हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूं कि अगर आप चाहते हो सरकार आपकी सुने, अगर आप चाहते हो सरकार आपकी सुने तो अपने पैरोकारों को विधानसभा और लोकसभा में बैठाओ, धरने पर नहीं। क्योंकि जब आपके पैरोकार विधानसभा और लोकसभा में बैठने लगेंगे, जब आपकी पैरवी सदन में होने लगेगी, तो आपको किसी नेता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपको कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के समय में 90% सदन भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ है, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की स्थापना होगी? 90% सदन कुछ ना कुछ अपराधियों से, कुछ ना कुछ ऐसे अपराध किए हुए हैं, ऐसे लोगों से भरा हुआ है। आप क्या चिंतन करते हैं, क्या यह देश अपराध मुक्त भारत बनेगा? 90% सदन जो पैसा लूटने वाले लोगों से भरा हुआ है, तो आप क्या चिंतन करते हैं? यह देश, जो इस देश की जनता का पैसा जो लूटा जा रहा है, वो नहीं लूटा जाएगा। तो हमें सबसे पहले अगर परिवर्तन लाना है तो इस देश के जो उच्च सदन और जो छोटा सदन, नीचे वाला सदन है, उन सभी सदनों में सही लोगों को बैठाओ, ईमानदार लोगों को बैठाओ, नए लोगों को बैठाओ, तभी परिवर्तन आएगा और तभी यह देश जो जिस गौरव की चिंतन हम कर रहे हैं, जिस अखंड भारत की चिंतन हम कर रहे हैं, जिस भविष्य के अपने आप के लिए जिस भविष्य का चिंतन कर रहे हैं कि हम आगे ऐसे बने, तभी वो परिवर्तन आ सकेगा। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग सही व्यक्ति को चुनिए, सही नेतृत्व को चुनिए, सही पार्टी को चुनिए, जो इस देश की दशा और दिशा बदल सके, जातिवाद ना स्थापित करे इस देश में। ऐसी पार्टी को चुनिए, जातिवाद करने वाले हर नेताओं से दूर रहने का प्रयास करिए और बाबा साहब की जो मूल विचारधारा है, उस विचारधारा को समझने का प्रयास करिए। आप आगे जाएंगे और यह देश परिवर्तित होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी हमसे बात करने बहुत के लिए। धन्यवाद। विश्वास मानिए कि इस देश के युवा आप जैसे नेता को चुनना भी चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप पर आरोप लगाया था, आपके बारे में लोग जानते कम हैं, क्योंकि शायद आप जिस तरीके की व्यवस्था से लड़ रहे हैं, अभी वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, उनका आईटी सेल बहुत मजबूत है, और मेरे जैसे लोग अब ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके जैसे अच्छे नेताओं को समाज से कैसे मतलब समाज को आपके जैसे अच्छे नेताओं से कैसे अवगत करवाया जाए, देश के युवाओं तक आपकी बात कैसे पहुंचाई जाए। आप लोग जो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, जो बातें आपने कही, अगर आप अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तो मेरे जैसे लोग आपके समर्थन में खड़े रहेंगे, ताकि मेरे देश का विकास हो, मेरे देश का युवा आगे बढ़े, जातिगत राजनीति खत्म हो, धार्मिक या मजहबी राजनीति जो है, जो तुष्टीकरण है, वो सब खत्म हो। और हाँ, आपसे मैं फिर से एक बार इसके बाद एक इंटरव्यू जब करूंगा, मैं फिर से वही सारी बातें रिपीट करवाऊंगा जो इतिहास में हुआ है, ताकि ये जो इतिहास में जो ये झोल किया है वर्तमान सरकार ने हिंदू लोगों के साथ, वो जानकारी सब तक पहुंचे। मैं ये भी मानता हूं कि आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल समुदाय के सभी गरीबों का समर्थन करते हैं, और जो अनुचित लाभार्थी हैं उनकी आप निंदा करते हैं। इन सभी विचारधाराओं को मेरी जिम्मेदारी है सभी लोगों तक पहुंचाना, आपकी जिम्मेदारी है, आपने जो कहा है उसके लिए आप लगातार कार्य करते रहें। एक देश का युवा होने के नाते, और आप क्योंकि नेता हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने प्रयास करते रहिए सर। हमें आप पर गर्व है, हमारा समर्थन आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।